तुमको हेलो एवरीवन, दिस इज विष्णु सिंह। वेलकम टू क्रैश कोर्स एजुकेशन। तो आज हम देखेंगे सीआरपीएफ के लिए जो प्रैक्टिस सेट हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें 9 नंबर का। इससे पहले हमारे इसमें 8 कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम जो प्रैक्टिस सेट है हमारा उसमें 9वां चालू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले रीजनिंग क्वेश्चन दिए होते हैं, तो रीजनिंग क्वेश्चन देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, ऑप्शन दिए हैं बी सी क्या बी सी पी, बी वाला दिया है एम एम एल, और सी वाला दिया है पी क्यू एस, और डी वाला दिया है टी एस आर। यानी कि इसमें गलत चुनना है, गलत बताइए। और सेकंड वाला दिया है इसमें एक और क्वेश्चन है, ये ऑप्शन 123 से 148, और बी वाला ऑप्शन दिया है 139 से लेके 164, और सी वाला दिया है 156 से 181, और डी वाला दिया है 177 से 201। और इसमें एक और दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 3, मनी ऑर्डर, डी वाला दिया है स्पीड पोस्ट, और सी वाला दिया है इसमें पत्र, डी दिया है ठीक। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमें गलत बताने हैं। तीनों क्वेश्चन है मतलब इसी तरह से दिए हैं। तो फर्स्ट वाला देखेंगे जब हम, तो क्या दे रहा है हमें ऑप्शन में, वो डी सी बी एन एम एल पी क्यू एस टी एस। जब इसको देखा तो हमने इसको इस तरह से देखे, बी सी डी एल एम एन एस ई यू, यानी कि यू ऐसे आना था, इसमें दिया आर एस टी, यानी कि पीछे से आने के लिए चल रहा है इसमें। तो ये ऑप्शन नंबर सी है, वो क्या देना था इसे, इसकी जगह पाएगा हमारा एस टी यू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, यानी कि सी वाला गलत दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, हमें दे रहा है 123 से 148, 139 से 154, 156 से 181 एंड 177 से 201। इसमें देखेंगे तो इसके बीच में जो डिफरेंस है हमारा वो कितने का होगा। डिफरेंस दिया है हमें 148 से 5, और इसमें 2 25। इसमें देखेंगे 164 से इसमें कितना हो जाएगा 5 और 2 25। इसमें देखेंगे 81 से 5 और फिर 25 का हो गया। इसमें देखेंगे तो इसमें कितने का हो रहा है, यानी कि 7 4, और ये हो जाएगा हमारा 201 में से 177 को घटाया तो इसमें से 23 एक, यानी 24। तो सभी के बीच में क्या था, 5 के स्क्वायर का डिफरेंस था, यानी इसके भी दिया है 5 का स्क्वायर। तो इसमें कितना दिया है 24, यानी कि गलत है इसमें। इसकी जगह क्या होना चाहिए 202 होना था, इसकी जगह क्या रहा है 201। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा आंसर हो गया, ये गलत है। नेक्स्ट दे रहा है वो ऑप्शन दे रहा है मनी ऑर्डर, बी स्पीड पोस्ट, सी पत्र, डी एसएमएस। मनी ऑर्डर किसके थ्रू होता है हमारा, ये होता है पोस्ट ऑफिस। स्पीड पोस्ट किससे होती है, पोस्ट ऑफिस से। एंड पत्र किससे भेजे जाते हैं, लेटर, ये भी हमारे पोस्ट ऑफिस से आते हैं। एंड जो एसएमएस है वो हमारा किसका है पार्ट है, ये मोबाइल या अपन बोल सकते हैं लैपटॉप, टैबलेट वगैरह, इसके थ्रू इसमें हम एसएमएस का यूज होता है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें भी हमें गलत बताना है। ए आंख, बी गला, सी ओठ, डी नाक, यानी कि मुख के अंदर हमारे
ये गला हो गया। इसमें आंखें आती हैं, हाँ, इसी में होठ और नाक। इससे अलग क्या हो गया हमारा गला, ध्यान दीजिए। तो अब इसमें हमें मतलब जो गलत है या मतलब आउट ऑफ बताना है, आउट ऑफ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि गला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में से ऐसे कितने जीरो हैं जिनके बाद में सम संख्या तथा पहले विषम संख्या है। तो जो अनुक्रम दिया है हमें ये वाला, इसमें हम देखेंगे कि इसमें बाद में तो आनी चाहिए सम तथा पहले आनी चाहिए विषम। तो क्या एक तो ये बन रहा है, पहले विषम बाद में सम। एक पद देगा, इसमें नहीं बनना है, एक पद देगा, इसमें भी नहीं बनना है, इसमें भी नहीं बनना है, और इसमें ये बन रहा है बाद में सम और पहले विषम। ठीक है, अब इसमें आगे देखेंगे, ये भी नहीं, एक ये बन रहा है हमारा बाद में सम पहले विषम, और ये सम दिए इसमें। तो कितने हो गए इसमें, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कि जिसमें बाद में सम है और पहले इसमें विषम है। तो हमें संख्या बतानी है, तो ऑप्शन दिए हमें 4, 3, 2, 1। तो हमें कितनी संख्या मिल गई, एक ये मिल गई, एक ये मिल गई, एक ये मिल गई, तीनों कितनी होंगी, 3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है, इसको ऐसे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, अब ऐसा शब्द जो दिए गए अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, यानी कॉम्बिनेशन से जो वर्ड हमें इसमें दिए हैं उनसे कौन सा इसमें ऑप्शन में जो वर्ड है वो जो बनाया नहीं जा सकता। सबसे पहले देख लेंगे नेशन, NATION, नेशन बन रहा है, सही है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, एम्बिशन, AMBITION, एम्बिशन ही बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, क्वेश्चन, CAU, यू इसमें दिया है कहीं नहीं दिया, यानी कि ये हमारा गलत हो गया। और मोशन देखेंगे, MOTION, यानी ये भी बनना है। ये तीनों तो सही है और ये वाला हमारा गलत है, तो हमें गलत ही बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन एवरी यानी कि हमने इससे पहले 8 सेट इसमें किए हैं, तो हर एक सेट में ये क्वेश्चन दे रहा है, यानी कि वैसे तो सभी सेम ही आ रहे हैं हर एक सेट में क्वेश्चन। रीजनिंग के तो जो क्वेश्चन है वो समथिंग सेम ही है। तो ये दिया है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, यदि किसी कूट भाषा में किराई को MRYC लिखा जाता है तो GET गेट को क्या लिखेंगे। तो हमने देखा इसमें ऑप्शन दिए हमारे ये वाले, तो M सभी में कॉमन है, तो M तो आएगा यहाँ पर, M यहाँ पर आएगा, M आ गया। अब देखा हमने कि इसमें सेकंड जो बीच वाला है वो तो पहले आ रहा है, और जो पहले वाला है इसमें वो जा रहा है बीच में, जो लास्ट में वो जा रहा है लास्ट में। तो हमने देखा कि जो बीच वाला है ये आएगा यहाँ पर पहले, ठीक है, और जो लास्ट जो पहले वाला है वो कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यानी कि ई के बाद टी आ जाएगा यहाँ पर टी, और जो शुरुआत में यहाँ पर वो कहाँ पर जा रहा है लास्ट में, तो क्या आ गया METG। ठीक है, समझ में आया कि इसको ऐसे यहाँ से अरेंज कर रहा है। M तो आ रहा है कॉमन है वो सभी में। फिर हमने देखा कि ये वर्ड कैसे एडजस्ट हो रहे हैं यहाँ पर, तो बाई को कहाँ पर वो सबसे पहले आ रहा है M के बाद में, तो यानी बीच वाला वर्ड, तो हमने बीच का रखा है यहाँ पर। फिर दे रहा है वो लास्ट वाले को दे रहा है सेकंड पर, तो यहाँ पर हमने लास्ट वाला रखा। फिर दे रहा है पहले वाले को सबसे लास्ट में, तो पहले वाला सबसे लास्ट में, तो क्या आ गया METZ। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा दिया है, METZ, यानी सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शब्दों को सार्थक क्रम में लिखिए, महासागर, तालाब, नदी, समुद्र। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे, पहले आएगा हमारा तालाब, यानी 2, तालाब के बाद क्या आएगी हमारी नदी, 3, फिर क्या आएगा हमारा समुद्र, 4, समुद्र के बाद समुद्र किससे जुड़ा होता है, महासागर से, यानी कि 1। इसका जो सार्थक क्रम होगा लिखने का वो क्या होगा, बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा पहले तालाब, फिर उसके बाद नदी, और नदी किससे रिलेटेड होती है, समुद्र से, और समुद्र किससे होगा, महासागर से। तो इसका क्रम हो गया 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा, यानी ये एक कॉमन क्वेश्चन है। ये दोनों एवरी 1 सेट में इसको दे रहा है, तो ये भी कॉमन है। तो इसको दे रहा है, इनको देखेंगे। सबसे पहले इनको अरेंज करेंगे, यहाँ पर D N A ऑप्शन कर रहे हैं, तो A D N A क्या बन रहा है इसमें, D N D A N A D N D A N A D N D A N D, यानी कि इसमें नहीं बनना है। ऑप्शन नंबर ए इसमें नहीं हो रहा है, इसको हटाओ।
नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी करेंगे इसमें। ऑप्शन नंबर बी किया हमने इसमें NDANDA। इसको देखेंगे क्या बन रहा है, NDA ऐसे बनना था फिर, तो ऐसे इसमें भी नहीं हो रहा है, तो इसको हटाओ। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर सी वाला। इसमें सी वाला ऑप्शन देखेंगे तो सी अरेंज करेंगे तो सी क्या हो रहा है, AND यानी कि तीन बन रहे हैं, AND फिर A आ रहा है लास्ट में। तो इससे आगे भी सीरीज यहाँ पर कंप्लीट हो रही है इसकी, तो इसका ऐसे हमने देखा तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ऐसे ही इसको ऑप्शन नंबर सी में होगा तो इसको डी को रख के देखेंगे। तो इस तरह के ऐसे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें अब, तो इसी के साथ हमारे वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सी उत्तर आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। यानी उत्तर आकृति हमें ये दी है, उत्तर आकृति यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इसको बताना है। तो कैसे हो रहा है, दो ट्रेंगल ऐसे दिए हैं, फिर दो ट्रेंगल ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये भी ऐसे तिरछा जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए ये कैसे हो रही है, तिरछी, ये वाला पुट कर रहा है, तो इसको हटाओ, ये नहीं होगा। अब ये दिया है ऐसे, यानी कि पहले वाला पुट कर रहा है, इसको भी हटाओ। ऑप्शन नंबर सी दिया है हमें, इसमें सीधे दिए हैं तो ये तो होंगे नहीं। डी वाला दिया है हमें इस तरह से, यानी कि तिरछे में देखना है, इसके अपोजिट वाला देखना है, इसके ये वाला ऑप्शन नंबर डी दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब हमारा मैथ क्वेश्चन से, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन दिया है मैथ से हमारा पहले वाला। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 9, 12, 15, 20 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 7, 10, 13 और 18 से छोड़ने वाली न्यूनतम संख्या कौन सी है। इनमें से संख्या बतानी है जो इससे डिवाइडेड होने के बाद इनका रिमाइंडर है वो इतना निकल के आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे 187 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 8 दूनी 16। हमारा जो 9 का डिवाइडेड रूल डिविजिबिलिटी रूल क्या था, इससे पहले जो हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है उसमें डिविजिबिलिटी रूल हम करा चुके हैं। तो इसको देखो कि 16 को जब हमने 9 से डिवाइडेड किया तो कितना आ गया निकल के, इसमें 9 का 9 7 रिमाइंडर आ गया, यानी कि 7 आ रहा है 9 से डिवाइडेड करने का। फिर हमने 12 से किया, इसको 12 से करेंगे तो कितना आ रहा है निकल के, इसमें 12 में कितना होगा हमारा, तो 6, 3 तरफ तो 9, 12 ऐसे होगा इसका। तो यानी कि लास्ट जो हमारे 4 से डिवाइडेड होंगे तो 4 से करेंगे, तो इसको डायरेक्ट करो, जिससे आ रहा है कि 187 को हमने 12 से किया तो कितना आ गया, 12 एकम 12 और 6, 12 पन 7, यानी क्या आ रहा है निकल के 7, यानी कि 7 7 आ रहा है। जबकि हमें क्या दे रहा है, 10 आना चाहिए इसको। तो ऑप्शन नंबर ये हटाओ, इसको बी देगा 178 को, तो तीनों को ऐड किया तो कितने हो गए 16, यानी कि पहले वाले का 7 ही बच रहा है। बी वाले को देखेंगे तो 12 से इसको डिवाइडेड करेंगे तो 12 एकम 12 कितने बचे, 5 8, 12 24 12 36 12 चौक 48, 12 चौक 48, यानी कि 10 रिमाइंडर बच रहा है इसमें, यानी कि 10 आ रहा है, 12 से भी डिवाइडेड है। अब हमने 15 से इसको देखा तो 15 से देखेंगे तो 15 एकम 15 178 को 15 एकम 15 कितने बचे, 2, 28 हो गए। फिर 15 एकम 15 तो कितने बचे, 3 और 1 13, यानी कि इसमें 15 से इसको डिवाइडेड कर रहे हैं तो 13 रिमाइंडर बच रहा है। अब इसको 20 से देखेंगे तो 20 से हमारे कितने हो जाएंगे, इसमें 20 जाएगा हमारा 8 बार, यानी कि 160 जाएगा। और कितने बच रहे हैं, 18 इसमें रिमाइंडर बचे हैं, यानी कि जो रिमाइंडर सभी संख्याओं से डिवाइडेड करने में 7 10 13 8 बच रहे हैं, और यही हमें इसमें पूछ रहा है। ये रिमाइंडर हमारे बचनी थी, तो वो संख्या न्यूनतम कितनी होगी, 178 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें हमारा, कोई दुकानदार एक वस्तु को मुद्रित मूल्य की कीमत से 10% छूट पर बेचकर उस पर 20% लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात क्या होगा। माना हमने वस्तु का जो मुद्रित मूल्य है, मुद्रित मूल्य वो क्या है x, और जो
क्रय मूल्य है यानी कि सीपी वो क्या है 22, और वस्तु के मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है, यानी कि 100 रुपए की वस्तु को वो 90 में दे रहा है और 100 का नीचे, मतलब 100 की वस्तु को 90 में दे रहा है वो, ठीक है। और कितना ये 20% लाभ अर्जित करता है किस पर, सीपी पर। तो सीपी कितना है 22 इंटू 20% लाभ हमारा, यानी कि 120/100, और परसेंट अनुपात लगाने के लिए बराबर करेंगे दोनों वैल्यू को। जो 100 से 100 काट दिया और 0 से 0 और 3 से काटा, 3 तरफ तो 9, 3 चौक 12, ठीक है। यानी कि हमें किसका निकालना है, क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य, यानी कि y/x हमारा क्या हो गया 3, y/x 3/4, यानी अनुपात क्या निकल के हमारा 3:4, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखेंगे कि मुद्रित मूल्य हमने x माना, सी पे उसका y है, मुद्रित मूल्य पर वो दे रहा है 10% का डिस्काउंट और 20% लाभ ले रहा है किस पर, सीपी पर। तो 120/100, 100 की वस्तु को 120 में दे रहा है, इसमें 10% घाटे बच रहा है तो 90 में। y/x से गाना है तो क्या आएगा अपन का लिखा के इसमें 3:4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि ए बी सी एक काम को मिलकर 12 दिनों में पूरा करते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में, 6 दिनों में पूरा कर रहे हैं। उसे ही ए अकेला कर रहा है 12 दिनों में, और बी अकेला कर रहा है कितने दिनों में, 18 दिनों में। 18 दिनों में बी अकेला कर रहा है तो उसे, हाँ, तो उसका दे रहा है कि सी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसके सबसे पहले एलसीएम लेंगे हम, तो 6, 12, 18 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 36। इसको करेंगे तो जितना इसका कार्य हो गया टोटल तीनों का, और ए का एबीसी का कितनी आ गई क्षमता निकल के, क्षमता ए की आ गई 6 और बी की आ गई 3 और सी की आ गई 2। अब हमें पूछ रहा है कि हमें सी की बतानी है, तो ए बी सी बराबर क्षमता कितनी दी है 6, ए की हमें दी हुई है इसमें, ए की हमें दी है इसमें 3 और बी की दी है 2, तो ए की 3 बी की 2 प्लस सी बराबर 6, तो सी की निकल के क्या आएगी क्षमता 1, और कार को निकालेगा वो, तो मतलब सी अकेला उस कार को कितना करेगा, कार पूरा कितना है 36 कार है उसका, और क्षमता उसकी कितनी है 1 से इसको डिवाइडेड करेंगे तो इसको कितने दिनों में करेगा वो अकेले इस कार को 36 दिनों में, सी अकेला उस कार को 36 दिनों में पूरा कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें अब, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें, एक आदमी नौका को 13 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रभाव चलाता है और 28 किलोमीटर अनुप्रभाव, उसे हर बार 5 घंटे लगते हैं, तो जो धारा की चाल होगी वो बतानी है। यानी कि रिवर है कोई ऐसे बह रही है, ये रिवर, यानी इधर से इधर की ओर ला रहा है, तो वो जो उसकी चाल है ऊर्जा, यानी कि सीधी है, जो सीधी आने के लिए तो वो 13 किलोमीटर है। तो जब वो ऐसे हो जाती है, यानी कि क्या अनुप्रभाव हो जाती है कि धारा से अनुप्रभाव, तो उसकी कितनी हो जाती है 28 किलोमीटर। तो उसको बताना है, जो टाइम है उसको 5 घंटे लगते हैं, तो उसकी जो धारा की जो गति है, जो पानी बह रहा है, इसकी हमें इसका वेग बताना है, वेग क्या होगा, यानी कि चाल। तो सबसे पहले हमने ऊर्ध्वाधर के लिए लगाया ऊर्ध्वा प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह। इसके लिए हमने देखा कि इसको 13 किलोमीटर है, उसको 13 किलोमीटर ये क्या है चाल, इसकी निकाल रहे हैं चाल 13 किलोमीटर और टाइम कितना लग रहा है 5, यानी कि इससे डिवाइड किया तो 1.5 किलोमीटर पर आवर इसका हो गया। एंड जब हमने देखा कि इसको जो अनुप्रभाव गए वो कितना है, इसका अनुप्रभाव वो है, इसका अनुप्रभाव की चाल हो जाएगी इसकी 28 तो किलोमीटर वो दूरी दे रहा है, और 5 से इसको डिवाइड किया 5 घंटे में 5 आवर, 5 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 5 5 25 और 5 6 30, 5 25 और 3 आया 5 6 30, 5 6 30 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी पूछ रहा है हमें चाल क्या होगी, तो चाल बराबर क्या हुआ हमारा, टोटल चाल निकालनी। तो दोनों को जो कि डिफरेंट है, यानी कि जहां से एक तो इसकी गति ये है, एक यहाँ की है, इसके बीच की जब हम निकालेंगे तो दोनों का इसको घटाएंगे, यानी कि अनुप्रवाह में से 5.6 किलोमीटर में से 1.6 घटाएंगे और इसको 2 से
डिवाइड करें, घटा इसलिए रहे नहीं, वैसे तो जोड़ते, बट इसको अगर इस तरह से होता है यानी कि आगे की ओर जा रहा होता तो जोड़ते, उसको जो पीछे की तरफ आ रहा है यानी कि रिवर्स आ रहा है तो उसको घटा रहे हैं। ठीक है, तो चाल हमने जब निकाली तो उसकी क्या आगे निकल के इसमें से गया तो 4/2 चाल। ठीक है, 2 से 2 दूनी 4, क्या हुई उसकी 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो धारा की जगह की जो धारा जहाँ पानी बह रहा है उसकी जो चाल है वो क्या आ गई हमारी 2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 750 है, यानी कि इसका एसपी हमें दे रहा है सेलिंग प्राइस 750 और सीपी इसके एसपी का 4/3 है, यानी कि सीपी बराबर एसपी का 4/3 है, यानी कि सीपी अपॉन एस। अब ऐसे इसको देख लो सीपी कितना है, निकल के एसपी दिया इसका 750 इंटू 4/3, 3 से इसको काटा कितना आएगा 3 25 आ जाएगा, 25 से सीपी कितना आगे निकल के 100, 25 चौक यानी 250 आ गया, 25 चौक 100 यानी कि 1000 रुपए सीपी आ गया। हानि पूछ रहा है यानी कि खरीद वो 1000 की रहा है और बेच कितने में रहा है 750 में, तो कितने रुपए हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हमारा एसपी माइनस के सीपी माइनस के एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। कितने 1000 रुपए की वस्तु को 750 में बेच रहा है और 100 इसको 1000 से डिवाइड किया इंटू 100, 0 से 0 कट गई, 2 1 बची और कितने बचे इसमें 250 बट्टे 10, 0 से 0 यानी कि 25% की हानि पर वो उसको हानि जो होगी वो कितनी होगी इसमें 25% की। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि ए का 90% बराबर है बी का 30%, तो बी अनुपात 1 बताना है इसमें। बी अनुपात 1 क्या हुआ, यानी कि ए गुणा 90% बट्टे 100% आया तो बी के 30% ही बराबर, परसेंट घटा दो 100 नीचे, 0 से 0 100 से 100 कट गया, बी अनुपात ए लगाना है 0 से 0 3 तरफ को 9, यानी बी अपॉन ए बराबर क्या आ गया हमारा 3:1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए और 75% अंग्रेजी गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो यदि 40 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण है यहाँ पर अनुत्तीर्ण रहे तो छात्रों की संख्या बतानी, जो कि छात्र अनुत्तीर्ण हुए उनकी संख्या कितनी है। हमने देखा कि कुल छात्र कितने थे हमारे, कुल छात्र यानी जो पास हुए हैं 80% तो हमारे हुए इंग्लिश में, प्लस 85% हुए हमारे मैथ में, और जो दोनों में हुए उन दोनों को घटाएंगे यानी कि 75% यानी कि इंग्लिश और मैथ में हुए परसेंट हमारी कितनी होगी 100, यानी कि इसलिए ये होगा 165 माइनस के 75, कितने आगे निकल के इसमें 90% छात्र हैं वो क्या है कि जो हमारे मैथ और इंग्लिश में पास हुए हैं। अब दोनों को हमने हटा दिया क्योंकि दोनों की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि अब हम देखेंगे 40 छात्र इतने छात्र जो पास हुए हैं 100%, टोटल कितना होता है 100%, 100% में 90% पास हो गए, तो फेल छात्र कितने हुए जो पास हैं, तो फेल हो गए वो कितने हो गए 10%। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है यदि 40 छात्र अनुत्तीर्ण रहे हैं तो अनुत्तीर्णों की संख्या बतानी है कि 40 छात्र टोटल कितने थे 100, अनुत्तीर्ण कितने हुए 100, 10%, 10 से इसको डिवाइड किया, 0 से 0 कट गया तो 4 गुणा 100 कितने आ गए 400, यानी कि 400 छात्र ऐसे हैं जो कि अनुत्तीर्ण रहे। इसमें जो पेपर है या क्या हुआ इसमें 40% जो छात्र हैं वो ऐसे हैं जो 400 छात्र हैं वो कि अनुत्तीर्ण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसी के साथ इसमें। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक बस अपने मूल चाल के 2/3 पर चलकर 12 घंटे में गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। अपनी मूल चाल से चलकर बस को उस स्थान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी कि मूल चाल से चल रही है 2/3 पर चलकर 12 घंटे में, यानी कि जो चाल है उसकी 2/3 पर चल के चाल है। चाल बराबर क्या होता है इसको कर देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, जो चाल है वो कितनी दी इसमें 2/3,
दूरी दी नहीं है, समय कितना दे रहा है 12 घंटे, 12 घंटे। उसको निकाला तो कितना आ गया 2/3 3 12, यानी कि दूरी बराबर 8 किलोमीटर दूरी आ गई उसकी। फिर द्वारा से लगाया हमने 4 बराबर दूरी बट्टे समय, तो क्या हो गया 4 उसकी कितनी थी, 4 उसमें 1 दी है उसकी। अब इसकी समय बताना है यानी टाइम निकालना है, और दूरी कितनी होगी इसमें, इसकी दूरी आ गई इसकी 8 निकाल चुके हैं। समय निकालना है टी, तो टी बराबर कितना आ गया 8 घंटे, यानी कि उस स्थान तक पहुंचने में कितना समय लगेगी 8 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज की किस दर से 1600 रुपए की राशि 5 सही 1/2 वर्ष में 2832 रुपए हो जाती है, यानी कि दर निकालनी है हमें। दर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था कि ब्याज बराबर क्या होता है इसमें, ब्याज बराबर टी इंटू आर टी अपॉन 100। तो आर बराबर क्या आ गया, आर इक्वल टू आ गया ब्याज इंटू 100 अपॉन टी इंटू टी। इसको फॉलो करेंगे इसमें। तो सबसे पहले मूलधन कितना दिया है हमारा इसमें 1600 रुपए, और इसमें जो राशि है मिश्र धन कितना हो रहा है, इसमें मिश्र धन आ रहा है, यानी कि दोनों जोड़कर 2832 रुपए। और इस दोनों में से इसको घटाएंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा निकल के, इसमें ब्याज आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे इसको तो ब्याज आएगा निकल के 2 3 और ये आ गया इसमें 6 और इसमें 1, यानी कि 1232 रुपए ब्याज। यानी इसमें रखा आर बराबर 1232 इंटू 100, और टी कितना दे रहा है 1600 रुपए, और टाइम कितना दे रहा है 5 सही 1/2, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 5 2 10 11/2, 11/2 लिख सकते हैं। तो 11/2 कितना चला जाएगा ऊपर चला जाएगा इसमें, इसमें से 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए। अब इसको काटा 2 8 16, इसको काटा हमने तब इसमें क्या आ जाएगा कि 11 से इसको काटा 11 1 11 और 1 बची 11 1 11 और 11 2 22, 8 से इसको काट लो 8 8 और 3 बचे 8 चौक 32, यानी कि आर बराबर हमारी जो दर है वो कितनी आएगी 14%। ऐसे इसको देख लेंगे, ठीक है। समझ में आया होगा कितना इजी हो गया है कि हमने जो ब्याज का फॉर्मूला उसको क्या किया, आर का जो फॉर्मूला बनाया दर का वो ये आ गया। इसमें सबसे पहले मूलधन दिया है, इसमें मिश्रण दिया है, तो मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो क्या निकल के आया था इसका ब्याज, और ब्याज को इसमें रखा हमने जो फॉर्मूले, तो हमारी रेट निकल के आ गई 14%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है, यानी कि सीपी अनुपात एसपी कितना है 10:11, लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत फॉर्मूला क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर एसपी माइनस के सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो इसमें क्या हो रहा है, एसपी इसका कितना है 11 और सीपी 10, यानी कि 11 माइनस के 10 अपॉन 10 सीपी इंटू 100। ये कितना हो गया 1, और 0 से 0 कटा तो कितना आ गया 10%, यानी कि लाभ प्रतिशत जो होगा वो क्या होगा उसका 10%। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 75 रुपए की राशि एबीसी में इस प्रकार बांटी गई है कि ए को बी से 7 रुपए अधिक मिले हैं, यानी कि ए बराबर बी को 7 रुपए अधिक मिले हैं बी से ए को, और सी को और बी को सी से 8 रुपए अधिक मिले हैं, यानी कि बी बराबर सी से 8 रुपए अधिक मिले हैं। तो तीनों के हिस्सों का अनुपात बताना है, और एबीसी में कितनी है ये राशि ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये इसमें 75, ठीक है। तो इसको देखो बी को इक्वल कर लेंगे तो इसमें हो जाएगा, यानी कि इसको करेंगे सी को इक्वल, यानी बी के इक्वल इसको करेंगे तो ये हो जाएगा बी बराबर क्या हो जाएगा इसमें ए माइनस के 7, ए माइनस 7 हो गया इसमें, और ये हो गया ये वाला। तो इसको देखा कि हमने कि इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे कितना हो रहा है 2b प्लस 2b इक्वल टू ए प्लस सी, और दोनों को ऐड किया +1, और इसको किया तो कितना हो गया ये ए इधर गया तो इसमें यानी कि ए प्लस सी बराबर 2a माइनस 1 आ गया इसमें निकल के, यानी कि इसको इसमें रखा तो इसमें देखेंगे कि ए प्लस बी की जगह पर ए प्लस सी की जगह पे इसमें रखा 2b माइनस ए, यानी कि प्लस ए इसमें आ रहा है ये, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 2b
और a प्लस सी, इसमें से प्लस 1 बचा यहाँ पर, तो इधर आ गया माइनस का हो गया। इसको इसमें तो रखा तो कितना आ गया नंबर 1 में, समीकरण 1 में, इसको रखा इसमें तो कितना आ गया a प्लस सी की जगह पर 2b, और एक b इसमें ऑलरेडी है, माइनस 1 इक्वल टू 75, यानी कि 3b बराबर 76। इसको काटा तो इससे कितना आ गया 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6 हो गया इसका, ये इसमें ऐड हो गया माइनस, हाँ 3 दूनी 6, और 3 से फिर इसको काटा तो कितना हो गया 15, इस पे 15 दशमलव कुछ ऐसे जा रहा है, यानी कि 25 के समथिंग जा रहा है इसमें b का मान 25। अब इसको देखा अगर b का इतना है तो a का कितना होगा इसमें, यहाँ पर देखेंगे तो a का निकाला हमने, इसमें निकाल दो a का, तो a का कितना हो जाएगा इसमें 25 प्लस 7, तो कितना हो गया 5 30 2 32 हो गया। और c का देखेंगे इसमें तो b का कितना आ रहा है हमारा 25 में से 8 गए तो कितने बचे इसमें, यानी कि 5 और 3 17, यानी कि c का आ गया 17। अब अनुपात पूछा इसमें a अनुपात b अनुपात c बराबर 25 अनुपात 32 अनुपात 17 के समथिंग इसका आंसर, ठीक है। इसको ऐसे दे देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है, यदि उनकी उम्र में उनकी माँ की उम्र भी शामिल कर दी जाए तो औसत उम्र 5 वर्ष बढ़ जाती है। तो माँ की उम्र बतानी, यानी कि 4 भाइयों की है, 4 भाइयों की जो औसत होगी, उम्र की जो औसत होगी वो कितनी होगी, 12 एक वर्ष की है, तो मतलब एक की 12 है तो 4 की इसमें इंटू करेंगे तो 4 कितनी आ गई 12 24 22 36 12 चौक 48 पर। और इनकी माँ को जोड़ेंगे, यानी कि माँ और 4 भाइयों की औसत उम्र होगी कितनी की, सदस्य कितने हो गए 4, एक तो माँ एक 4 जो पहले वाले, तो यानी कि 5, और औसत उम्र में कितना 5 वर्ष बढ़ा रहा है, यानी कि 12 में प्लस 5 करेंगे तो कितना होगी 17 इंटू 5 सदस्य, तो कितनी होगी इनकी औसत उम्र 17 पहिया 81। दोनों की अब हमें बतानी कि माँ की उम्र कितनी होगी, यानी कि 4 की तो पहले इतनी थी और माँ जोड़ के इतनी आ रही है उनकी, तो इसमें से घटा देंगे 85 में से 48 को घटाएंगे तो कितना आएगा निकल के, इसमें 7 ये आ गया, एक जो 5 और 3, यानी कि 37 वर्ष माँ की उम्र कितनी होगी, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितने 37 वर्ष आ रहा है, यानी कि माँ की उम्र होगी 37 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, तो लास्ट क्वेश्चन दिया है मैथ का इसमें हमारा, तो 1200 रुपए लागत वाले चाय के 15 किलोग्राम के पैकेट में 1500 रुपए लागत वाले चाय के 25 किलोग्राम के पैकेट के साथ मिलाया जाए और मिश्रण को 75 किलोग्राम की दर से बेचा जाए, तो मिश्रण का लाभ जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। इसकी दे रहा है कि जो लागत दे रहा है उसकी, यानी कि सीपी लगा रहा है वो रुपए, यानी खरीद रहा है उसको, तो 1200 रुपए में कितनी 15 किलोग्राम, और अगले 1500 रुपए में 25 किलोग्राम, यानी कि प्लस 1500 रुपए प्लस 25 किलोग्राम, तो टोटल कितना हो गया सीपी उसका 2700 रुपए, तो जो कितने हो गए इसकी 40 किलोग्राम। और 40 किलोग्राम को कैसे बेच रहा है 75 रुपए की दर से बेच रहा है, यानी कि 75 रुपए का इसका इंटू करेंगे इसमें, तो इसका क्या है निकल के एसपी, तो इसको गुणा किया तो कितना 3000 रुपए। लाभ प्रतिशत लगाना है, लाभ प्रतिशत बराबर एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, यानी कि उसके जो एसपी होगा वो कितना है 3000 और सीपी 2700 अपॉन 2700 इंटू 1000, 0 से 0 काट दिया, ये कितना बचा 300 रुपये और 27, 3 से इसको काटा 100 और 3 नाम 27, इसको जब 9 से डिवाइडेड करें तो कितना आ रहा है 11 सही 1/9%, यानी कि उसकी जो लाभ की प्रतिशत होगी, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना होगा उसे 11 सही 9%। तो इसी के साथ हमारा मैथ का पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और इसके बाद हमारा जीएस और हिंदी का पोर्शन बचा है, उसको अमित सर आएंगे तो उसको कंप्लीट कराएंगे। तो थैंक यू, वीडियो को देखो।
हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 चल रहा है अभी, और उसमें रीजनिंग और मैथ वाला पोर्शन हो चुका है। अब पोर्शन 2 बचे हैं, हिंदी का और जीएस का। तो जीएस का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। जीएस और हिंदी वाला पोर्शन पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो जीएस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है, जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों की जो राजधानी थी वो क्या थी? पुर्तगालियों की उपनिवेशिक राजधानी। क्वेश्चन पूछा है, जो पुर्तगाली थे भारत आए थे, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे सन 1498 में। तो पुर्तगाली आए, उन्होंने भारत में रहे, शासन किया, उन्होंने यहाँ पर व्यापार की। उन पुर्तगालियों का बस एक उद्देश्य था, डच, पुर्तगाली इनका और फ्रेंच, इन तीनों का एक ही उद्देश्य था, व्यापारिक धंधों से। और अंग्रेजों का दूसरा उद्देश्य था ओनली शासन करने का और देश को अपने काबू में रखने का। तो थोड़ा जो पुर्तगाली थे, इनका उद्देश्य था व्यापार के लिए। तो ये सर्वप्रथम भारत आए थे, तो इनकी जो राजधानी थी वो गोवा बनी थी। गोवा राजधानी बनी थी इनकी, गोवा, ठीक है। तो गोवा राजधानी बनी थी कब? 1938 में पुर्तगालियों की उपनिवेशिक राजधानी बनी थी गोवा, ठीक है। उसके बाद 1938, ठीक है, पुर्तगालियों की उपनिवेशिक गोवा राजधानी थी 1530 में। अब क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम कौन आया था? तो भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे। गाली आए थे कब? 1498 में। 1498 में आए थे पुर्तगाली। कौन आया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। इससे कई क्वेश्चन बच जाएंगे प्रैक्टिस सेट में। तो यही पूछा है कि पुर्तगालियों की उपनिवेशिक राजधानी क्या थी? तो गोवा थी, बस ये आंसर हो जाएगा। तो गोवा कब थी, कब बनाई थी? 1530 में इन्होंने राजधानी बनाई थी। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे, और पुर्तगालियों में कौन आया था? वास्को डी गामा। पुर्तगाली आए थे 1498 में, और वास्को डी गामा आया था, जो कहाँ आया था? सर्वप्रथम गुजरात के कालीकट बंदरगाह पे आया था सर्वप्रथम, ठीक है, गुजरात के कालीकट बंदरगाह पे। अब क्वेश्चन इंपोर्टेंट ये बनता है, ऐसा कौन सी देश था जो सर्वप्रथम भारत में आया था और सबसे बाद में गया था? क्वेश्चन ऐसे रहा। तो सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में गए थे। तो सबसे बाद में 1961 में आए। कब थे? आए थे 1498 में, और गए कब थे? 1900। तो इनका सबसे ज्यादा शासन रहा। क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है ऐसे कि ऐसा कौन से देश के थे जो भारत में सर्वप्रथम आए थे और सबसे बाद में गए थे? तो सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे 1498 में, वास्को डी गामा आया था, ठीक है। ये किस लिए आया था? तंबाकू की खेती के लिए। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, वास्को डी गामा किसके व्यापार के लिए भारत में आया? तो तंबाकू के व्यापार के लिए, तंबाकू के व्यापार के लिए। तो ये फैक्ट्स थे कुछ इंपोर्टेंट, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है दूसरा, कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या पूछा? महाद्वीप। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा है इसमें। तो पहला कौन सा है? आपको पता होगा, एशिया फर्स्ट नंबर पे, एशिया, ठीक है। इसमें दूसरा पूछा है, तो दूसरा कौन सा आएगा? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो फर्स्ट नंबर पे एशिया, इसके बाद अफ्रीका, इसके बाद उत्तरी अमेरिका आएगा, फिर दक्षिणी अमेरिका आएगा, फिर यूरोप आएगा, फिर अंटार्कटिका आएगा। इस प्रकार से ये रहेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई किसके द्वारा होती है? क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? क्वेश्चन नंबर 3,
भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई। तो भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है कुओं और नलकूपों से, क्योंकि नहरों की इतनी ज्यादा व्यवस्था नहीं है अपने यहाँ, ना ही नदियों की इतनी ज्यादा सिंचाई होती है, तो कुओं और नलकूपों से होती है। तो आंसर इसका क्या बनेगा? कुआं और नलकूप, कुओं और नलकूपों से। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, जो बुद्ध धर्म था, जो गौतम बुद्ध थे प्रथम, तो बुद्ध का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, बुद्ध का अर्थ क्या है? तो बुद्ध का अर्थ पूछा है, तो बुद्ध कौन होता है? जो सब कुछ जानता हो, ज्यादातर है हर चीज के बारे में जानकारी हो, तो इसका ऑप्शन होगा एक प्रबुद्ध व्यक्ति। प्रबुद्धि व्यक्ति मतलब जिसकी बुद्धि बहुत ज्यादा हो, उसकी सोच बहुत अधिक हो, तो वो होता है एक प्रबुद्धि व्यक्ति, होता है बुद्ध का अर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला इसमें पूछा है कि दीने इलाही का संबंध, दीने इलाही का संबंध पूछा, क्वेश्चन नंबर 5 है 5। तो दीने इलाही, दीने इलाही का संबंध, तो दीने इलाही का संबंध किससे था? अकबर से। जितने समाज के लिए कार्य किए होंगे, ज्यादातर है जितने भी समाज के लिए कार्य किए होंगे अकबर ही आएगा ज्यादातर है। ठीक है, दीने इलाही, सती प्रथा वाली, और जो वेतन वाला कुछ था उसमें, तो उससे संबंध सभी से अकबर का है। ठीक है, ज्यादातर जो अच्छे कार्य किए होंगे हिंदुओं के लिए वो अकबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें पूछा है कि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? 8 मार्च को इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में देखा गया है। तो 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 12 जनवरी को युवा दिवस। ठीक है, इस तरह आगे देश पढ़ाएंगे तो उसमें हम पूरे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें अभी ये क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन दिया है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर अगला है, रेडियो एक्टिविटी की खोज। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? क्वेश्चन पूछा है। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैक्यूरेल, एक साइंटिफिक थे हेनरी बैक्यूरेल। तो हेनरी बैक्यूरेल ने की थी रेडियो एक्टिविटी की खोज। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है इसमें कि भरतनाट्यम कहाँ का डांस है? भरतनाट्यम, तो क्वेश्चन बनता है भरतनाट्यम कुछ इंपोर्टेंट फोक डांस है, लोक नृत्य, तो उनको आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो भरतनाट्यम अभी पूछा है इसमें, भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कहाँ से है? तमिलनाडु से, तमिलनाडु से। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से है। कच्चीपुड़ी पूछे तो आंध्र प्रदेश से, उड़ीसी का उड़ीसा। ठीक है, इस प्रकार से इंपोर्टेंट कुछ डांस है, आगे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। आगे इसमें पूछा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला। जैसे मैंने कल वीडियो चल रही है अपनी इंडियन ज्योग्राफी के, उसमें पढ़ाया था माउंट एवरेस्ट, हिमालय वगैरह सब चल रहे हैं, बेसिक से चल रहा है, पार्ट 7, 8 चल रहा है। ठीक है, तो उसमें बेसिक से आप पढ़ सकते हो माउंट एवरेस्ट वगैरह और हिमालय वगैरह। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें तो फिलहाल इतना ही पूछा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। क्वेश्चन पूछा है माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वो है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल, ये कब गई थी? 1984 में। ठीक है, ऑप्शन पूछा माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल। कब? 1984 में।
एक क्वेश्चन और बचा है लास्ट जीएस का, उसमें पूछा है वायुमंडलीय दाब की इकाई एसआई इकाई, वायुमंडलीय दाब की एसआई मात्रक। तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक पूछा है तो क्या होता है, बार होता है इसका एसआई मात्रक, बार होता है बार। और एक बार बराबर क्या होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर एक बराबर, एक वायुमंडलीय बार बराबर होता है। तो ये थे जीएस वाले पोर्शन के कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं हिंदी। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन है, जैसे कि हर प्रैक्टिस सेट में देखने को आपको मिल रहा है कि हर में 2-3 एरर है, 2-3 से वाक्य दिए, उनमें से 3 सही है, 1 गलत है, या 3 गलत है 1 सही है, 2-3 विलोम शब्द हैं, 2 पर्यायवाची हैं, 2 समानार्थी हैं, 2 ऐसे करके 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हिंदी का देखते हैं। इसमें देश रक्षा के लिए फिल इन द ब्लैंक है। तो देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए, तो प्रत्येक नागरिक को देश रक्षा के लिए कैसा रहना चाहिए, तत्पर, तत्पर या उद्यत। ठीक है, तत्पर या उद्यत। अब अगला क्वेश्चन दिया है एक और फिल इन द ब्लैंक से है कि साधनों के होते हुए भी सुचारू रूप से जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो क्या है, फिल इन द ब्लैंक आगे है तो हो जाएगा सीमित, उस ब्लैंक में क्या आ जाएगा, सीमित साधनों के होते हुए भी सुचारू रूप से जीवन प्रवाह कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, पूरा सेंटेंस दिया है, उसमें से एरर देखना है। तो पूरा वाक्य में बोल रहा हूँ, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। क्या बोल रहा है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। तो ऑप्शन इसमें क्या लग रहा है, गलत दिख रहा है आपको, अच्छी लगती है, अच्छा लगता है सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। ठीक है, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। तो इसमें क्या है, अपने अपने किताबें, तो अपने अपने किताबें नहीं हो सकता, अपनी अपनी किताबें, क्योंकि मैस्कुलाइन जेंडर में आता है किताबें, तो अपनी अपनी किताबें हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे हिंदी में पढ़ेंगे अपन, तो बेसिक से पढ़ेंगे। इसके बाद दिया है समानार्थी, समानार्थी दिए है पृथ्वी के। पृथ्वी का समानार्थी क्या होता है, धरा या धरती। ठीक है, आगे पूछा है दिन का समानार्थी, तो दिन का समानार्थी क्या होगा, दिवस। ठीक है, इसके बाद और दिए विलोम शब्द, तो विलोम शब्द अनुरुक्त, अनुरुक्त का विलोम शब्द क्या होगा, विरक्त। ये याद कर लेना आप, इसमें से ही पूरा आप हिंदी का पोर्शन क्लियर करने के लिए लूसेंट हो आपके पास हिंदी की या और बुक हो, तो उसमें से जो दिया है ये वर्ड पोर्शन, विलोम शब्द वगैरह, पर्यायवाची, समानार्थी, फिल इन द ब्लैंक, तो इनको याद कर लेना, इनसे ही आपका पूरा पेपर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पूछा है इसमें 4 वाक्य दिए हैं, 4 अलग अलग, उसमें से 1 सही है 3 गलत है, वो देखना है। तो पहला वाक्य, यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, ऑप्शन ए। दूसरा, यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छा होगा, तो ये भी गलत है, यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, तो ये दोनों तो सेम ही है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। यदि वर्षा अच्छे हैं तो ये तो गलत ही, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। ठीक है, और दूसरा दिया है, दिल्ली में हमने बड़ा बड़ा इमारतें देखी, तो ये तो ऑप्शन गलत है, बड़ा बड़ा नहीं होगा, तो इसका क्या होगा, दिल्ली में हमने बड़ी बड़ी इमारतें देखी, इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसके बाद दिया है लोकगीति दी है, लोकगीति मुहावरे अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो लोकगीति दी है जूता चाटना, आप कहते हैं वो उसके साथ जूता चाटता है वही रहता है, चापलूसी करना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा चापलूसी करना या खुशामद करना। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा आपने सुना होगा, किसी भी बड़ी वस्तु को छोटी देना या किसी भी बड़े ज्यादा खाने वाले व्यक्ति को थोड़ी चीज देना, तो वो ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, अब दिया है वन वर्ड दिए है इसमें 3, तो वन वर्ड पहला दिया है, जिस कार्य को किया जाना असंभव हो, जिस कार्य को किया जाना असंभव हो मतलब वो कार्य किया ना जा सके, तो वो कैसा होगा, असाध्य होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिया है, जिसका विवाह ना हुआ हो, तो विवाह ना हुआ हो अविवाहित, और विवाह हुआ हो तो विवाहित। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, जिसका कोई उद्देश्य ना हो, जिसका कोई उद्देश्य ना हो तो निरुद्देश्य। तो ये थे हिंदी वाला पोर्शन के 15 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट नंबर 9 यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रहेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो आप देखते रहें और चैनल को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, जुड़े रहें हमारे चैनल से।